इतिहास का दूसरा प्रकरण पढ़ना है। हमने भारतीय इतिहास के स्रोत जो है ये टॉपिक पढ़ा था ब्रीफली। दूसरा टॉपिक जो है ये हमें पढ़ना है प्रागैतिहासिक काल। ओके, प्रागैतिहासिक काल यानी कि प्री हिस्टोरिक पीरियड। तो हम एक तो ये देखेंगे कि प्रागैतिहासिक काल है क्या, और उसके बाद में हम ये देखेंगे कि भारत के इतिहास में प्रागैतिहासिक काल जो है वो किस प्रकार से महत्वपूर्ण है। ओके, और कौन कौन सी महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल है, कौन कौन से महत्वपूर्ण स्थान है जहाँ से इस काल के अवशेष मिले हैं। यानी कि प्रागैतिहासिक काल जो है क्या है और इसमें क्या क्या महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। एक बात और, जो हमारा स्कूल व्याख्याता का सिलेबस है उसमें एक तो है +2 लेवल, एक है ग्रेजुएशन लेवल और एक है पीजी लेवल। ये वाला जो टॉपिक है ये आपके ग्रेजुएशन लेवल में दिया है। उसमें लिखा है प्री हिस्ट्री एंड प्रोटो हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री एंड प्रोटो हिस्ट्री में पूरा सिलेबस, जो टॉपिक सिलेबस में दिया है वो यहाँ मेंशन कर दूंगा। प्री हिस्ट्री एंड ऐसे चलो कर ही देते हैं। आपके सिलेबस में ऐसे लिखा है, आपके सिलेबस में ऐसे लिखा है प्री हिस्ट्री एंड प्रोटो हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री एंड प्रोटो हिस्ट्री पहले ये लिखा है, फिर इसके बाद में इसको पूरा इस टॉपिक को पूरा एक्सप्लेन किया गया है। जैसे सबसे पहला काल जो था पेलियोलिथिक, PALEOLITHIC, पेलियोलिथिक एज यानी पेलियोलिथिक लिखा है सिर्फ, पेलियोलिथिक ऐसे सी है ये। उसके बाद में मेसोलिथिक, उसके बाद में नियोलिथिक, NEOLITHIC, नियोलिथिक। और एंड एंड लगा के लिखा है कैलकोलिथिक एज, CHALCOLITHIC। ये वर्णन आपके सिलेबस में लिखा है। ये ग्रेजुएशन लेवल का जो आपका सिलेबस है, ग्रेजुएशन लेवल का जो पार्ट है उसमें पहला टॉपिक है प्री हिस्ट्री एंड प्रोटो हिस्ट्री, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक एंड कैलकोलिथिक। ठीक है, थोड़ा सा मैं यहाँ इनका अर्थ बता देता हूँ आपको, फिर हम इस पे आगे चर्चा करेंगे। टॉपिक तो हमें पढ़ना है ही। प्री हिस्ट्री का मतलब है प्राग इतिहास, यानी प्राग इतिहास। ठीक है, और आद्य इतिहास, प्रोटो हिस्ट्री का मतलब है आद्य इतिहास। ये प्राग इतिहास और आद्य इतिहास क्या है हम इसकी चर्चा करेंगे। ठीक है, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक, इसका मतलब पैलियोलिथिक है पुरा पाषाण। हम ये पढ़ेंगे पाषाण क्या है, और हम ये भी पढ़ेंगे कि पुरा पाषाण क्या है। पुरा पाषाण, मध्य पाषाण, और यहाँ है नव पाषाण। ठीक है, ये सिलेबस का जो टॉपिक है उस टॉपिक को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। कैलकोलिथिक का मतलब है ताम्र पाषाण, ताम्र पाषाण। तो ये पूरा पोर्शन जो है ना ये एक्सप्लेनेशन है इस टॉपिक की। टॉपिक लिखा है प्री हिस्ट्री एंड प्रोटो हिस्ट्री, माने प्राग इतिहास और आद्य इतिहास। ठीक है, और उसकी एक्सप्लेनेशन में ये दिया है पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक एंड कैलकोलिथिक। ठीक है, और इन जो वर्णन दिया है इनके हिसाब से हमें ये टॉपिक पढ़ना है। अब एक बात और है कि जब हम ये पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक और कैलकोलिथिक पढ़ें तो इनमें हमें एक चीज क्लियर होती है कि सभी में ये शब्द जुड़ा है, सभी में ये शब्द जुड़ा है पाषाण। पाषाण को अंग्रेजी में कहते हैं स्टोन, STONE। यानी कि हम इसका हिंदी में जो साधारण शब्द है वो पढ़ते हैं पत्थर। पत्थर की एज या पत्थर का काल। ओके, या पाषाण काल, या वह काल जिस समय मानव के जीवन में पत्थर यानी पाषाण, स्टोन महत्वपूर्ण था। उस काल के अलग अलग अवस्थाएं। एक काल वो जब पाषाण काल की शुरुआत है, एक काल वो जो पाषाण काल बीच में चल रहा है, मध्य पाषाण। एक काल वो जब पाषाण काल में बहुत परिवर्तन आ गया, नव पाषाण। और फिर लास्ट में एक काल ऐसा आया जब तांबा, कॉपर और पाषाण यानी कि स्टोन दोनों का मिश्रित प्रयोग किया जा रहा था, यानी कि कॉपर भी प्रयोग हो रहा था और पाषाण भी प्रयोग हो रहा था। तो उस काल को ताम्र पाषाण कहा गया, इंग्लिश में कहा गया कैलकोलिथिक एज। तो ये चार प्रकरण जो है इनके अधीन हम लोगों को ये टॉपिक पढ़ना है, प्री हिस्ट्री एंड प्रोटो हिस्ट्री। ओके, प्राग इतिहास और आद्य इतिहास, पुरा पाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण और ताम्र पाषाण काल। ठीक है, अच्छा वापिस चलते हैं यहाँ। ये हमारे टॉपिक की शुरुआत है प्राग ऐतिहासिक काल, और प्राग ऐतिहासिक काल में ये हमारे टॉपिक की एक्सप्लेनेशन है जो हमारे सिलेबस में दिया है। अब हम इस टॉपिक को देख लेते हैं कि ये है क्या। भारत के इतिहास के अध्ययन हेतु काल विभाजन। सबसे पहली बात ये, मैं जैसे मैंने कहा कि हम ये थोड़ा सा पढ़ेंगे कि प्राग इतिहास है क्या। प्राग इतिहास या प्राग इतिहास या प्री हिस्ट्री है क्या। ओके,
तो देखो, यहाँ इसकी व्याख्या दी है, लेकिन मैं थोड़ा सा इसको अपने हिसाब से बता देता हूँ, फिर हम इस पे बात करेंगे। देखो, जो इतिहास है, हम भारत के इतिहास के संदर्भ में बात कर लें, उसको अध्ययन की दृष्टि से 3 भागों में बाँटा गया है। ओके? अध्ययन की दृष्टि से इतिहास को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, 3 भागों में, ठीक है? अच्छा, एक बात और है, इतिहास का मतलब है वह सब कुछ जो नष्ट हो चुका है या वह सब कुछ जो बीत चुका है। अतीत की घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन इतिहास कहलाता है। ओके? और इतिहास हम लोगों को प्राचीन काल के लोगों के भौतिक जीवन के बारे में जानकारी देता है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि इतिहास जो है, इसकी रचना, इसका निर्माण या इसकी जानकारी कुछ स्रोतों के आधार पर लगती है। और स्रोत अलग-अलग प्रकार के हो सकते हैं, मेनली 2 प्रकार के होते हैं स्रोत। हम भारत के इतिहास की जानकारी के स्रोत पढ़े हमने, 3 प्रकार के हैं, साहित्यिक, विदेशी विवरण, पुरातात्विक। मेनली इतिहास के स्रोत 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं मतलब दुनिया में कहीं का भी इतिहास हो उसके हिसाब से। एक तो होते हैं लिखित स्रोत और एक होते हैं पुरातात्विक स्रोत। भारत के इतिहास में एक विदेशी यात्रियों के विवरण और है, क्योंकि बाहर से आए हुए यात्रियों ने भारत के बारे में लिखा है। चलो, तो इतिहास की जानकारी के स्रोत 2 प्रकार के होते हैं, लिखित और पुरातात्विक। क्या है कि इतिहास की जानकारी के स्रोतों के आधार पर इतिहास को 3 भागों में बाँटा गया है। एक तो वो काल जब इतिहास था, मानव था, लेकिन उसके जीवन के बारे में जानकारी का कोई लिखित स्रोत हमें प्राप्त नहीं है। या हम ये कहें कि मानव के इतिहास की वह आरंभिक अवस्था जब तक उसने लेखन शैली का आविष्कार ही नहीं किया था, लिखना शुरू ही नहीं किया था। यानी कि वह अवस्था जब लिखना शुरू नहीं हुआ। ओके, शुरू नहीं, या हम ये कहें कि जब तक मानव ने लेखन शैली का आविष्कार ही नहीं किया था, लेखन शैली का आविष्कार ही नहीं हुआ था। ओके, ये इतिहास का सबसे पहला भाग है। ये वो भाग है, ये वो काल है जब मानव जो है ये पूरी तरह से पाषाण मतलब पूरी तरह से जंगलों में रहता था। उसका जीवन पशु के समान ही था। शिकारी संग्राहक समाज, यानी एक तो जंगल में रहकर उसका कार्य था, काम था शिकार करना, और एक भोजन का संग्रह करना। भोजन का मतलब जंगल में जो कुछ भी उसको कंदमूल मिल जाता, कोई पेड़ पौधों पर फल मिल जाते, कोई घास फूस जो भी मिल जाता था वही उसका भोजन था। कोई जानवर मरा हुआ मिल जाता था उसको खा लेता था, या किसी जानवर को मार के खा लेता था। तो उसका जीवन बहुत कुछ पशुओं के समान ही था। वो जंगलों में पेड़ों पर रहता था, या पेड़ों के बाहर, पेड़ों के नीचे, गुफाओं में, कंदराओं में, बड़े विशाल पत्थर होते थे विशाल आकार के, उनकी ओट में जीवन बिताता था। बहुत कुछ वो पशु के समान ही था। तो जब तक मानव ने लेखन शैली का आविष्कार नहीं किया था, ओके, वो जंगलों में रहता था, और उसका जीवन जो है ये बहुत कुछ स्टोन पर यानी कि पत्थर पर निर्भर होता था। किस पर निर्भर था? पाषाण पर, पत्थर पर। तो इस काल को है ना इतिहास की सबसे पहली अवस्था कहते हैं, प्री हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री, या इसको हिंदी में कहते हैं प्राक इतिहास। प्राक इतिहास। प्राक का शाब्दिक अर्थ है पूर्व, पूर्व, के पहले। प्राक का मतलब क्या है? के पहले, या प्री, जैसे अब बोर्ड से पहले प्री बोर्ड होता है, बीएड से पहले प्री बीएड होता है, ऐसे बीएसटीसी से पहले प्री बीएसटी बीएसटीसी होता है, यानी पूर्व बीएसटीसी परीक्षा, ऐसे। तो इतिहास से पहले की अवस्था है, जब इतिहास शुरू हुआ उससे पहले की अवस्था है ये। जब मानव ने लेखन शैली नहीं शुरू की थी, वो जंगलों में रहता था, उसका जीवन बहुत कुछ पाषाण पर निर्भर था। अच्छा, पाषाण पर मानव का जीवन कैसे निर्भर था? ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। पत्थर पर मानव का जीवन कैसे निर्भर था? तो मैंने एक बात बताई कि ये वो काल था, ये वो एज थी जब मानव अपने विकास की आरंभिक आदिम अवस्था में था। द स्टार्टिंग एज, द स्टार्टिंग फेज, द स्टार्टिंग पीरियड में था। और जब वो स्टार्टिंग पीरियड में था, तो उसका जंगलों में रहता था, जीवन बहुत कुछ पशुओं के समान ही था। तो 2 चीज़ों के लिए उसको, क्योंकि शिकारी संग्राहक था वो एक तो क्या था? शिकारी था, और एक था संग्राहक। संग्राहक इसलिए कहा जाता है उसको क्योंकि वो वस्तुओं को इकट्ठा करता था, भोजन को इकट्ठा करता था। कोई फल मिले उनको इकट्ठा कर देता, जंगल में इकट्ठा करके, मतलब जंगल से प्राप्त करके कोई फल इकट्ठा करके और रख देता था कहीं, ताकि इसको बाद में खाने के लिए प्रयोग किया जा सके। या फिर शिकारी का मतलब जानवरों का शिकार करता था, छोटे-बड़े जो भी जानवर उसको, या फिर कोई मरे हुए जानवर उनको खा लेता था। तो जब वो शिकारी संग्राहक था जंगल में, तो स्टोन पर उसका जीवन 2 तरह से निर्भर था। पहला, आत्मरक्षा के लिए, मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, आत्मरक्षा, सेल्फ डिफेंस के लिए। जब वो जंगल में रहता था तो बहुत बार ऐसा हो जाता था कि जब वो जानवरों का शिकार कर, छोटे जानवरों का तो वो खुद शिकार करता है, लेकिन कोई बड़ा जानवर उसका खुद का शिकार कर सकता है। जंगल में हर तरह के जानवर होते हैं बहुत सारे, क्योंकि मानव भी एक तरह का पशु ही था। तो जंगली जानवर, बड़े जानवर, शेर, बाघ, तेंदुआ, कोई और भेड़िया, उसका भी शिकार कर सकते हैं। ओके, एक तो वो आत्मरक्षा, सेल्फ डिफेंस के लिए पत्थर का प्रयोग करता था, पाषाण का प्रयोग। कोई जानवर आएगा तो उसको पत्थर फेंक कर उससे बचने की कोशिश करता था। दूसरा, उसको शिकार के लिए पत्थर आवश्यक होता था, शिकार में।
छोटे जानवर होते थे कोई, तो उनको मारने के लिए एक तरीका तो ये है कि किसी जानवर के पीछे दौड़ लगाकर वो बाघ की तरह, शेर की तरह, तेंदुए की तरह पीछे दौड़कर पकड़कर उसको अपने हाथों से मारे या खुद उसको जानवर की तरह मार कर खाता है। एक क्या है कि उसके हाथ में पत्थर है, स्टोन, तो वो फेंक कर मार सकता है उसको। यानी कि शिकार और आत्मरक्षा, इन 2 कार्यों के लिए उसका जीवन पत्थर, पाषाण पर निर्भर था, विकास की पहली अवस्था में। और ये वो काल है जिसको प्री हिस्ट्री कहा जाता है। लेखन शैली शुरू नहीं हुई, इतिहास की ये पहली अवस्था है, इतिहास से पहले की अवस्था। इसको प्री हिस्ट्री कहा जाता है, प्री हिस्ट्री। और इस काल का जो इतिहास है उसको प्री हिस्टोरिक एज या प्री हिस्टोरिक पीरियड यानी कि प्राग इतिहास काल या प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। ओके, इसकी अवधि हम आगे पढ़ेंगे कब से कब तक है। प्रागैतिहासिक काल कब से कब तक है, मतलब क्या है, इतिहास के हिसाब से इसको 10,000 ईसा पूर्व से पहले का काल, 5 लाख से लेकर 5 लाख ईसा पूर्व से लेके और 10,000 ईसा पूर्व तक का काल माना जाता है। हम इसका विभाजन पढ़ेंगे आगे। ओके, ये इतिहास की पहली अवस्था है जब लेखन शैली नहीं आई। अच्छा, क्योंकि इस काल में पूरा जीवन पाषाण पर निर्भर था, तो इस काल को स्टोन एज भी कहा जाता है। स्टोन एज, स्टोन का मतलब है पाषाण, पत्थर, और एज का मतलब काल, युग, पाषाण युग, पाषाण काल, स्टोन एज, ऐसे। अच्छा, इतिहास की दूसरी जो अवधि है, दूसरा जो भाग है, ये वो काल है जब लेखन शैली शुरू हो गई, लेखन शैली आ गई। लेखन शैली जो है ना, इसके लिए हम एक सरल शब्द यूज करते हैं, लिपि। हम लिपि कहते हैं, लिपि। लिपि का मतलब होता है लेखन शैली। जैसे कि अंग्रेजी भाषा है, उसकी एक अलग लिपि है, रोमन लिपि, या जैसे हिंदी भाषा में देवनागरी लिपि है, या प्राचीन काल में हमें बहुत सारे अभिलेख मिलते हैं, ब्राह्मी लिपि में, खरोष्ठी लिपि में, अरामाइक लिपि में, ये अलग अलग लिपियां हैं। ओके, भाषा बोलने का माध्यम है, लिपि लिखने का माध्यम। तो लेखन शैली यानी लिपि का आविष्कार हो गया जब लिपि आ गई। इतिहास के अध्ययन में ये दूसरा पीरियड है, लिपि आ गई, लिखने का की शुरुआत हो गई। लेकिन उस लिपि को आज वर्तमान में अब तक पढ़ा नहीं जा सका है, पढ़ा नहीं जा सका है, जिसको हम पढ़ नहीं पाए। लिपि तो शुरुआत हो गई, मानव ने लिखना शुरू कर दिया, लेकिन उसको अब तक हम पढ़ नहीं पाए हैं। इसको कहा जाता है प्रोटो हिस्ट्री, ये इतिहास का दूसरा भाग है। ओके, इसके लिए अंग्रेजी में शब्द आता है PROTOHISTORY, प्रोटो हिस्ट्री। और हिंदी में इसको कहते हैं आद्य इतिहास। आद्य का मतलब होता है आरंभिक। अब हालांकि आरंभिक तो प्री हिस्ट्री भी है, लेकिन ये प्री हिस्ट्री के बाद का पीरियड है। इसको कहते हैं प्रोटो हिस्ट्री, आद्य इतिहास। ओके, और आद्य इतिहास का मतलब वो काल है जब लेखन शैली तो आ गई, लेकिन उनकी लिपि को हम पढ़ नहीं पाए हैं। ओके, भारत के हिसाब से इसके अंतर्गत दो काल आते हैं, एक तो सिंधु सभ्यता का काल और एक वैदिक सभ्यता का काल, वैदिक संस्कृति। हम जानते हैं कि जो घाटी सभ्यता है ना, इंडस वैली सिविलाइजेशन, अब इंडस वैली सिविलाइजेशन के काल के बारे में बहुत कुछ वर्णन है। C14 कार्बन 14 तकनीक के आधार पर हम लोग जो VF लीवी के द्वारा बनाई गई थी कार्बन 14 लिपि, हम पढ़ेंगे आगे। कार्बन डेटिंग, कार्बन मतलब क्या है, तिथि निर्धारण की तकनीक जो है, उसके हिसाब से इसका काल, सिंधु सभ्यता का काल 2250 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व के बीच में माना जाता है। और ये वो काल है जब इंडस वैली सिविलाइजेशन अपने चरम पर थी, यानी कि विकसित रूप में थी, विकसित हड़प्पा के काल में थी। लेकिन 2250 ईसा पूर्व से पहले भी हड़प्पा थी, पूर्वकालीन हड़प्पा, और 1750 ईसा पूर्व के बाद में भी हड़प्पा थी, जिसको उत्तरकालीन हड़प्पा कहते हैं। पहले का काल वो है जब सभ्यता विकास कर रही थी, और बाद का काल वो है सभ्यता पतन की ओर थी, क्योंकि एक दिन में, एक साल में, एक महीने में अचानक तो सभ्यता नष्ट नहीं हुई। तो सिंधु सभ्यता का जो चरम काल है ना, वो 2250 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व माना जाता है। लेकिन इसका पूरा काल जो है इतिहास में, वो लगभग ये माना जाता है, 3000 ईसा पूर्व से लेके लगभग 1500 ईसा पूर्व तक। ये लगभग सिंधु सभ्यता का काल है, कंप्लीट काल। 3000 ईसा पूर्व से लेके 1500 ईसा पूर्व तक, 3000 ईसा पूर्व से 2250 ईसा पूर्व तक आरंभिक काल था जब सिंधु सभ्यता विकसित हो रही थी। 1750 ईसा पूर्व से 2250 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक, ये पूरी व्याख्या हम पढ़ेंगे आगे। 2250 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व के बीच का जो काल है उसको विकसित काल कहते हैं, जब हड़प्पा सभ्यता अपने चरम पर थी, व्यापार हो रहा था, मेलुहा, मगन, हम अगर पढ़ते हैं, पश्चिम के देशों के साथ, रोम के साथ वगैरह के साथ व्यापार हो रहा था। ओके, अच्छा, 1750 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व, ये वो काल है जब उत्तरकालीन हड़प्पा यानी सिंधु सभ्यता अपने पतन की ओर थी। तो लगभग 1500 साल का पीरियड है ये सिंधु सभ्यता का। और इस काल में सभ्यता पनपी, विकसित हुई, खत्म हुई। ओके, इनकी लिपि थी, बहुत सारे बर्तन भांडों पर, अवशेषों पर, मोहरों पर, मुद्राओं पर हम लोगों को लिपि के साक्ष्य मिले हैं। बूस्ट्रोफेदम कहा जाता है, इतने 400 अक्षर मिले हैं, खूब सारी बातें हैं, लेकिन अब तक उसको पढ़ा नहीं जा सका।
तो इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है ना वो आदि इतिहास में आती है, भारत में प्रोटो हिस्ट्री के अंतर्गत उसको गिना जाता है। अब 1500 ईसा पूर्व के बाद का जो काल है, जो अब तक भारत का इतिहास बनाया गया है, 1500 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व, ये सिंधु के बाद का काल है। ये वो काल है जिसको वैदिक काल कहते हैं। हमने टॉपिक पढ़ा अभी भारतीय इतिहास के स्रोत, उसमें 4 वेदों के बारे में कहानी देखी। वैदिक काल का मतलब है वो काल जब वेद रचे गए। वेद 4 हैं, जिनमें पहला है ऋग्वेद और बाद में है सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। और चारों वेदों में पहला 1500 ईसा पूर्व से 1000 में रचा गया, 1000 ईसा पूर्व में, और बाद वाले 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच में रचे गए। तो वैदिक काल के 2 भाग, पूर्व वैदिक और उत्तर वैदिक, दोनों मिलाकर पूरा जो काल है ना, पूरा कंप्लीट वो वैदिक काल है, 1500 से 600 ईसा पूर्व। अब एक इंटरेस्टिंग बात है, कुछ लोग कहते हैं कि सर वैदिक काल को प्रोटो हिस्ट्री में क्यों रखते हैं, आद्य इतिहास में क्यों रखते हैं, जबकि वैदिक काल के तो लिखित प्रमाण हैं, यानी कि ऋग्वेद है, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, हम कहते हैं कि इनकी रचना वैदिक काल में हुई। फिर जब ये लिखित प्रमाण हैं, फिर इसको प्रोटो हिस्ट्री में क्यों रखेंगे, इसको हिस्ट्री में रखा जाना चाहिए। तो खास बात यह है कि वैदिक काल में 4 वेद रचे गए, 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। लेकिन इन 4 वेदों का लिखित मूल स्वरूप उपलब्ध नहीं है। इनकी रचना जिस रूप में आज हम देख रहे हैं वो कालांतर में बाद में की गई। उस समय यानी 1500 से 600 ईसा पूर्व के दौरान ये मौखिक रूप से प्रचलन में थे। माने कि कोई लिखित किताब नहीं थी, मौखिक रूप से इनका वाचन होता था, मौखिक रूप से इनको सीखा जाता था, मौखिक रूप से सुनकर। और मतलब क्या है, हम पढ़ते हैं गुरुकुल पद्धति प्रचलन में थी 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के दौरान। और गुरुकुल पद्धति थी तो जंगल में गुरु होते थे जिन्होंने वेद पाठ का अध्ययन किया है, वेद कंठस्थ किए हैं। कंठस्थ करना यानी कि याद करना, उनको याद होते थे ओरली, मौखिक रूप से। और वो बोल बोलकर अनुकरण पद्धति के द्वारा अपने शिष्यों को रटा देते थे, याद करवा देते थे। फिर उन शिष्यों से वही ज्ञान आगे जाता था, फिर आगे, फिर आगे, फिर आगे, और क्रमशः पीढ़ी दर पीढ़ी ये मौखिक रूप से चलता था। तो वैदिक काल में जिन 4 वेदों की रचना की गई वो मौखिक रूप से उस समय उपलब्ध थे। ओके, उसके भी लिखित प्रमाण पर्टिकुलर नहीं मिलते। तो इन दोनों को यानी सिंधु घाटी सभ्यता को और वैदिक संस्कृति, वैदिक सभ्यता, दोनों को इतिहास के उस फेज में रखा जाता है जब लिखित स्रोत आए। इन लिखित स्रोत शुरू हुए उससे पहले, और जब लिखित लेखन शैली थी ही नहीं उसके बाद। यानी कि प्री हिस्ट्री और हिस्ट्री दोनों के बीच का काल है प्रोटो हिस्ट्री, आद्य इतिहास। आप ये मान लो कि 3000 ईसा पूर्व से लेके भारत में और 600 ईसा पूर्व के बीच का काल, जिसके अंतर्गत सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक संस्कृति, वैदिक सभ्यता दोनों आते हैं। ये इतिहास का दूसरा भाग है, आद्य इतिहास। अच्छा, भारत में वह काल जब लेखन शैली आ भी गई और जिसको पढ़ा भी जा चुका है, यानी हम इसको ऐसे कह दें कि वह इतिहास जिसकी जानकारी लिखित स्रोतों से प्राप्त होती है, लिखित स्रोतों से। इतिहास का वह भाग या अतीत का वह भाग भारत के संदर्भ में जिसकी जानकारी लिखित स्रोतों से प्राप्त होती है, वो कहा गया इतिहास। उसको इतिहास कहा गया। इतिहास माने कि HISTORY, हिस्ट्री। माने कि हिस्ट्री वह काल है, वह अवधि है जिसको हम लोग पढ़ सकते हैं, जिसके कि हम लोगों को लिखित प्रमाण उपलब्ध है। भारत के संदर्भ में 600 ईसा पूर्व, छठी शताब्दी ईसा पूर्व, जिसमें हम कहते हैं कि वैदिक संस्कृति पतन की ओर थी और नास्तिक संप्रदायों का उद्भव हुआ, जिनमें कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म मैन है। बुद्ध आए, महावीर आए, इनके द्वारा बहुत सारे उपदेश दिए गए, कालांतर में उनका संकलन किया गया। फिर बाद में उपनिषद, वेदांग ये रचे गए थे। छठी शताब्दी ईसा पूर्व में बहुत कुछ परिवर्तन हुआ। तो छठी शताब्दी ईसा पूर्व में जब भारत में महाजनपद काल शुरू होता है, वहां से लिखित स्रोत प्राप्त होने लगते हैं। और उसके बाद का काल, वर्तमान तक, आज तक का काल, इतिहास का वास्तविक काल यानी कि अंतिम काल कहलाता है। इसको कहते हैं इतिहास, हिस्ट्री। इतिहास के 3 काल हैं। पहला है जिसके लिखित स्रोत नहीं मिलते, लेखन शैली नहीं आई थी, प्री हिस्ट्री। दूसरा वह है लेखन शैली आ गई लेकिन अब तक पढ़ा नहीं जा सका, प्रोटो हिस्ट्री। तीसरा है वह लेखन शैली भी है, पढ़ा भी जा सका है, लिखित स्रोतों से जानकारी प्राप्त होती है, हिस्ट्री। अब इन तीनों में जो पहला काल है, ये वाला काल, जिस काल में मानव का जीवन पाषाण पर निर्भर था, इसको प्री हिस्ट्री कहते हैं। ओके, पूर्व इतिहास या प्राग इतिहास या प्राग इतिहास इकट्ठा कहते हैं। ओके, और क्योंकि इस काल में मानव का जीवन पत्थर पर निर्भर था, तो इसको स्टोन एज यानी कि पाषाण काल भी कहा जाता है। अब ये पाषाण काल क्या है, कैसे इसका विभाजन है, ये हमें इस टॉपिक में
पढ़ना है, क्या इसकी विशेषता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि कुछ आपको बात समझ में आई हो। अगर किसी ने थोड़ा बहुत पढ़ रखा है पहले, बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल भी नहीं पढ़ रखा, उनके लिए भी ये बात समझ में आ जाएगी। चलो यहाँ से देखते हैं। प्रागैतिहासिक काल, प्री हिस्टोरिक पीरियड। जिस काल का मानव किसी प्रकार की लिपि अथवा लेखन कला से परिचित नहीं था, उस काल का मानव प्री हिस्ट्री के अंतर्गत आता है। ओके। मानव उत्पत्ति से लेकर लगभग 3000 ईसा पूर्व के बीच का समय इसके अंतर्गत आता है। मानव उत्पत्ति, मानव की उत्पत्ति बहुत पहले हुई। ओके। मानव की उत्पत्ति जब हम कक्षा 11 में, वर्तमान में राजस्थान राजस्थान तो क्या बल्कि भारत में ही जो एनसीईआरटी की बुक वर्तमान में प्रचलित है इतिहास विषय में, उस इतिहास विषय की पाठ्य पुस्तक में कहा गया है, विश्व इतिहास के कुछ विषय, 11वीं कक्षा की किताब का नाम है। और 11वीं कक्षा की किताब में जो विश्व इतिहास की कुछ विषय पुस्तक है, उसमें समय की शुरुआत से एक चैप्टर है, और लेखन कला और शहरी जीवन, ये एक चैप्टर है। दो चैप्टर अलग अलग दिए हैं। तो समय की शुरुआत से जो पाठ है उसमें मानव की आरंभिक अवस्था या मानव के जो आरंभिक विकास था उसके बारे में बताया गया है। और उस पुस्तक में ये बताया गया है कि मानव की उत्पत्ति सर्वप्रथम अफ्रीका महाद्वीप में हुई थी। 7 महाद्वीपों अफ्रीका में मानव की उत्पत्ति हुई, और पहली बार जो मानव प्रचलन में आया, या धरती पर पहली बार जिस मानव के अवशेष मिले हैं सबसे प्राचीनतम, वो लगभग 56 लाख वर्ष पुराने हैं। यानी कि पृथ्वी पर मानव की उत्पत्ति लगभग 56 लाख वर्ष पहले हो चुकी थी। 56 लाख। हालांकि इसमें अलग अलग होमो इरेक्टस, होमो इरेबस, होमो हैबिलस या होमो सेपियन, अलग अलग इसके चरण हैं। ओके। पहला हिमयुग, दूसरा हिमयुग, तीसरा हिमयुग, आगे कालांतर में इसके परिवर्तन आते गए। और जो आजकल का मानव है जिसको कि हम होमो सेपियन कहते हैं, प्राज्ञ मानव या इंटेलिजेंट मानव जिसको कहते हैं, बुद्धिमान मनुष्य, ये मानव सबसे बाद में आया था, लगभग 1,95,000 साल पहले। ओके। तो मानव की उत्पत्ति 56 लाख वर्ष पहले मानी जाती है विश्व के इतिहास हिसाब से। भारत में जो प्राचीनतम प्रमाण लगभग 5 लाख वर्ष पुराने हैं, 5 लाख वर्ष पहले के। और 5 लाख वर्ष पुराने हैं। एक मिनट। हाँ जी। जो 5 लाख वर्ष पुराने भारत में अवशेष प्राप्त हुए हैं, तो भारत के हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि 5 लाख वर्ष पहले से लेकर और 3000 ईसा पूर्व के बीच का काल, यानी कि जिस काल में सिंधु घाटी सभ्यता शुरू होती है, वहां तक का काल पाषाण काल कहलाता है, या प्राग ऐतिहासिक काल कहलाता है, या वो काल कहलाता है जिस समय लेखन शैली की शुरुआत ही नहीं हुई थी। एक बात और है, अपवाद हर चीज के मिलेंगे। अब हम कहीं ये भी मतलब क्या है, अब ये भी कहा जा सकता है कि सर 3000 ईसा पूर्व से पहले के भी लेखन शैली के प्रमाण है, या 35 ईसा पूर्व में लेखन शैली थी, इसको पढ़ा नहीं जा सका, या 4000 ईसा पूर्व में लेखन शैली थी, हो सकता है इसका। लेकिन इतिहास में जो अब तक निर्माण किया गया है हिस्ट्री का, क्योंकि निश्चित सी बात है, जो इतिहास का पहला पार्ट है प्राचीन भारत का इतिहास या प्राचीन कालीन इतिहास जो भी है ना, उसमें डेट्स जो बनाई गई है, तिथियां, कोई भी फिक्स नहीं है। ये केवल पुरातत्ववेताओं के द्वारा, इतिहासकारों के द्वारा एडजस्ट किया गया है अवशेषों के आधार पर, कि ये अवशेष इतना पुराना है, ये अवशेष इतना पुराना है, तो संभवतः इसकी अवधि ये रही होगी। तो प्रागैतिहासिक काल भारत में वह माना जाता है जो भारत के हिसाब से, विश्व के इतिहास के हिसाब से तो 56 लाख वर्ष पहले से, यानी 56 लाख वर्ष पहले से मानव की उत्पत्ति से लेकर आज तक 3000 ईसा पूर्व तक का काल है। भारत में है 5 लाख वर्ष पहले से लेकर लगभग 3000 ईसा पूर्व तक का काल। हम इसको शॉर्ट में देख लें। देखो, जिस काल का मानव किसी प्रकार की लिपि अथवा लेखन कला से परिचित नहीं था, मानव उत्पत्ति से लेकर लगभग 3000 ईसा पूर्व के बीच का समय इसके अंतर्गत आता है। ओके। पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल का अध्ययन इसी के अंतर्गत किया जाता है। इसमें एक तो पाषाण काल आता है, एक ताम्र पाषाण काल आता है। पाषाण काल का तो मतलब ये कि जब मानव पूरी तरह से पाषाण पर निर्भर था, और कालांतर में उसने तांबा धातु, अब अगर ये पूछा जाए कि सर्वप्रथम मानव के द्वारा किस धातु का प्रयोग किया गया, तो उस हम ये पढ़ेंगे आगे। तांबा धातु सर्वप्रथम खोजी गई थी, तो तांबा का प्रयोग किया गया, तांबा और पाषाण दोनों। तो ताम्र पाषाण काल और पाषाण काल दोनों प्राग ऐतिहासिक काल में आते हैं, उसी के भाग हैं। आप एक फोटो देखिए, यहाँ आदिमानव का चित्र लेकर आया हूँ मैं। आप पहाड़ के नीचे, पहाड़ की ओट में कुछ आपको मतलब क्या है कि आदिम अवस्था या प्राग ऐतिहासिक काल के मानव दिखाई दे रहे होंगे, जो अपनी दैनिक क्रियाओं में लगे हुए हैं। इनमें से कोई मतलब क्या है, कुछ काम कर रहा है, कोई कुछ काम कर रहा है, और इन सब का उद्देश्य ये है, जीवन चलाने हेतु भोजन का संग्रह करना, भोजन जुटाना। चलो, आद्य ऐतिहासिक काल, ये भी हमने पढ़ा। प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, जिस काल का मानव किसी न किसी प्रकार की लिपि से परिचित था, लिपि का आविष्कार हो चुका था, लेखन शैली आ चुकी थी, लेकिन वह लिपि अभी तक पढ़ी ना गई हो।
ओके, अब तक जिसको पढ़ा नहीं जा सका, शॉर्ट में लिखा है मैंने, आपको बात समझ में आ जाएगी। हड़प्पा सभ्यता एवं वैदिक सभ्यता का अध्ययन इसी के अंतर्गत आता है, हड़प्पा और वैदिक। तो ये हड़प्पा सभ्यता का एक मृदभांड है, जो कि जिसका कि मैं चित्र लेकर आया हूँ। हड़प्पा का एक मृदभांड, मिट्टी का भांड यानी कि बर्तन। इस बर्तन पर कुछ लिखा गया है, यहाँ कुछ लिपि के अवशेष हैं। ओके, इंटरेस्टिंग बात यह है कि सैंधव लिपि को अब तक हम लोग पढ़ तो पाए ही नहीं है। तो लिपि है, पर हम लोग नहीं पढ़ पाए। इसका मतलब लेखन शैली आ गई लेकिन पढ़ा नहीं जा सका है। ये इतिहास का आद्य ऐतिहासिक काल कहलाता है। ओके, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता की लिपि अब तक पढ़ी नहीं जा सकी है और वैदिक संस्कृति में शिक्षण व्यवस्था मौखिक थी, इसलिए इन दोनों कालों को आद्य इतिहास में रखा जाता है। आद्य इतिहास का मतलब भारत के हिसाब से 3000 ईसा पूर्व से लेके लगभग 600 ईसा पूर्व के बीच की अवधि। एक तो इसमें आती है इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता, और एक इसमें आती है वैदिक संस्कृति का काल, जिसके दो फेज आप जानते हो, पूर्व वैदिक, उत्तर वैदिक। आगे, ऐतिहासिक काल, हिस्टोरिक पीरियड। तो जिस काल का मानव किसी न किसी प्रकार की लिपि से परिचित था। अब ये वो काल है जब लेखन शैली आ चुकी थी, लेखन शैली शुरू हो गई प्रॉपर रूप से, और उसको हम पढ़ भी सकते हैं। ओके, तो ये क्या है, भारत में ऐतिहासिक काल कहलाता है। परिचित था और वह लिपि पढ़ी जा चुकी हो, अर्थात मानव के जिन क्रियाकलापों का हमें लिखित विवरण प्राप्त होता है, लिखित स्रोतों से जिसके बारे में मतलब क्या जानकारी मिलती है, और वह विवरण पढ़ा जा चुका हो, उसे हम इतिहास कहते हैं। छठी शताब्दी ईसा पूर्व से वर्तमान तक का अध्ययन इसी के अंतर्गत आता है। भारत में जो छठी शताब्दी ईसा पूर्व थी, जब मतलब क्या है, नास्तिक संप्रदाय का उद्भव हुआ था, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, या फिर मगध महाजनपद का उदय हुआ था, या जो महाजनपद काल था, वहां से आगे का काल या आज तक का काल इतिहास की श्रेणी में आता है। हालांकि इसमें भी एक कहानी है, आज से कुछ साल पहले तक 1947 तक भारत का इतिहास पढ़ाया जाता था। 1947, 15 अगस्त 1947 भारत आज़ाद हुआ, इतिहास खत्म। लेकिन अब पिछले कुछ वर्षों में ये ट्रेंड बदला है और 1947 के बाद का इतिहास भी पढ़ाया जा रहा है। कक्षा 11 और कक्षा 12 में राजस्थान के जो पाठ्य व्यवस्था है या पाठ्यचर्या हमारी जो है, पाठ्यक्रम है, उसमें कक्षा 11 और कक्षा 12 में अलग से एक कंपलसरी बुक लागू की गई है, आज़ादी के बाद का स्वर्णिम भारत। ओके, और आज़ादी के बाद का स्वर्णिम भारत भाग 1 भाग 2, जो कक्षा 11 और कक्षा 12 के पाठ्यक्रम में किताबें लगाई गई हैं, उनका उद्देश्य यही है कि आज़ादी के बाद के इतिहास को भी हम लोग जानें। जैसे हिंदी और अंग्रेजी आपके कंपलसरी विषय है, वैसे ही आज़ादी के बाद का स्वर्णिम भारत भी कंपलसरी बुक है, अनिवार्य बुक है, जिसका कि पेपर होता है, फर्स्ट टेस्ट, सेकंड टेस्ट, थर्ड टेस्ट और अर्धवार्षिक, वार्षिक में पेपर होता है, और वो आपको पढ़नी अनिवार्य, पास करनी अनिवार्य है। तो क्यों लगाई गई है? क्योंकि 1947 के बाद का इतिहास भी अब महत्वपूर्ण हो गया है। तो इतिहास वो है जो छठी शताब्दी ईसा पूर्व से लेके आज तक का है, लिखित स्रोत भी मिले हैं, पढ़ भी पाए हैं। चलिए, अब आता है प्रागैतिहासिक काल दोबारा से, क्योंकि हमारा टॉपिक यही है, हमारा प्रकरण यही है। प्रागैतिहासिक काल, प्री हिस्टोरिक पीरियड। दो तीन बातें हम इसमें देखेंगे, खूब वर्णन है इसमें, इस टॉपिक में बहुत सारी डिटेल है, लेकिन हम लोगों को वो देखनी है जो हमारे पेपर के हिसाब से जरूरी हो और जो हमारे बात समझ में आ जाए। ये फोटो में दोबारा लेके आए, आप इसको देख लीजिएगा जूम करके, और जो है क्वालिटी बढ़ाकर। ये इतिहास का सबसे प्रारंभिक भाग है, जब मानव का विकास सबसे आदिम अवस्था में था। आदि शब्द का मतलब होता है आरंभ, शुरू, और आदिम का मतलब है शुरुआती, सबसे स्टार्टिंग फेज थी मानव की। ओके, क्योंकि इस समय मानव का जीवन बहुत कुछ पशुओं के समान ही था, तथा वो जंगलों में आदिम रूप में रहता था, अतः उसे आदि मानव कहा गया, आदि मानव। ओके, और आदि मानव इसलिए कहा गया क्योंकि वो आरंभिक मानव था, शुरुआती मानव था। दो काम करता था वो, एक तो शिकार और एक संग्रह, मैंने बताया शिकारी संग्राहक समाज। तो शिकार और संग्रह वो इसलिए करता था क्योंकि अच्छा, एक बात और है, अब तक है ना, इस काल में मानव केवल उपभोक्ता था, उपभोक्ता, वह उत्पादक नहीं था, उत्पादक नहीं था, उपभोक्ता था। उपभोक्ता मतलब कंज्यूमर, प्रकृति में जो कुछ है वो उसको प्राप्त करता था, कंज्यूम करता था, उपभोग करता था। अब तक वो उत्पादन करना नहीं जानता था। उत्पादन करना माने कि जैसे मान लीजिए खेती है, कृषि, कृषि मानव ने बहुत बाद में सीखी। कब सीखी हम पढ़ेंगे आगे, ये टॉपिक चलेगा आगे पूरा। कृषि मानव ने बहुत बाद में सीखी, और जब मानव ने कृषि सीखी, इसका मतलब उसने स्वयं अपने आप से या अपने मस्तिष्क, अपने शरीर का, अपने मतलब क्या है, भौतिक और अपने बौद्धिक गुणों का प्रयोग कर उसने अपने आप को प्रोडक्ट प्रोड्यूसर बना लिया, माने प्रोडक्टिविटी उसने प्राप्त कर ली, उत्पादकता प्राप्त कर ली, यानी कि वो जमीन से फसल उगाना सीख गया। लेकिन ये बहुत बाद की बात है। आरंभिक अवस्था में मानव केवल उपभोक्ता था, कंज्यूमर, प्रकृति से वो चीजें प्राप्त करता था, भोजन जुटाता था। तो इस काल में मानव का जीवन पाषाण यानी स्टोन पर निर्भर था, अतः यह काल स्टोन एज भी कहलाता है, पाषाण काल।
ये एक फोटो है दी स्टोन एज की। ये देखिए मानव, आपका आदि मानव, और आप देखिए कि इसके चारों तरफ पाषाण के उपकरण दर्शाए गए हैं, क्योंकि इन पर ही उसका जीवन डिपेंड था। ये अलग अलग अवस्थाएं दिखाई है, किस प्रकार से वो पाषाण का प्रयोग अपने जीवन में कर रहा है, पाषाण को कैसे अपने जीवन में। ये एक छोटा सा कार्टून सा है, इसको आप देख के अनुमान लगा सकते हैं। वैसे हम इतिहास के हैं तो कोई दिक्कत है ही नहीं। चलिए, पाषाण काल। अब ये पाषाण काल हम लोगों को यहाँ से डिटेल में पढ़ना है। स्टोन एज। भारत में सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में पाषाण कालीन सभ्यता की खोज की गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पहला ही। आपको नोट्स मिलेगा पीडीएफ में, तो उसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। पहली ही लाइन इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जाए कि भारत में पाषाण कालीन सभ्यता की खोज सबसे पहले कहाँ की गई और किसके द्वारा की गई। रॉबर्ट रॉबर्ट ब्रूस फूट, फोटो दी है यहाँ। रॉबर्ट ब्रूस फूट एक भूवैज्ञानिक थे, अर्थ साइंस के वैज्ञानिक, अर्थ साइंस के मतलब सर्वेयर थे। हम इसको कहेंगे सर्वेक्षणकर्ता। और 1863 में पहली बार, आपको याद होगा कि 1863 भारत में अंग्रेजों का काल है, और अंग्रेजों के द्वारा भारत के इतिहास के निर्माण में बहुत कुछ योगदान दिया गया। यानी कि 1863 से पहले भारत में पाषाण कालीन सभ्यता के बारे में लोगों को कोई जानकारी नहीं थी। 1863 में पहली बार मद्रास के निकट पल्लवरम नामक स्थान पर, मद्रास आप जानते हैं इस प्रकार से, ये साउथ इंडिया है ऐसे, ये तमिलनाडु राज्य है। यहाँ है चेन्नई शहर वर्तमान में, चेन्नई। और चेन्नई के पास में कोई स्थान था पल्लवरम, इसके निकट कोई स्थान था पल्लवरम नाम का स्थान। यहाँ कोई स्थान था पल्लवरम, चेन्नई के निकट। पहली बार इस पल्लवरम नामक स्थान से रॉबर्ट ब्रूस फूट को कुछ पाषाण कालीन उपकरण प्राप्त हुए, माने स्टोन एज के कुछ पत्थर के टुकड़े प्राप्त हुए। तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि रॉबर्ट ब्रूस फूट उस समय उन उपकरणों के महत्व को नहीं समझ पाए, लेकिन कालांतर में उस संदर्भ में, उस दिशा में जब आगे और काम हुआ, तब ये पता चला कि ये जो अवशेष पल्लवरम से प्राप्त हुए हैं 1863 में, ये उस मतलब क्या विशाल परंपरा के पत्थर है या पाषाण है, जिनका प्रयोग भारत में आरंभिक मानव के द्वारा किया गया था। भारत में पहली बार पाषाण सभ्यता के अवशेष कब मिले? 1863 में। कहाँ? मद्रास के निकट पल्लवरम। ये पल्लवरम स्थान इंपॉर्टेंट है। और रॉबर्ट ब्रूस फूट, ये भी इंपॉर्टेंट है। पहली बार किसके द्वारा खोजे गए? ब्रूस फूट के द्वारा। 1863, रॉबर्ट ब्रूस फूट और पल्लवरम, ये तीन चीजें इस वाले पेज में महत्वपूर्ण है। पल्लवरम मद्रास के निकट तमिलनाडु के पास में उपकरण खोजे गए। अच्छा, पाषाण काल को अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से तीन भागों में विभाजित किया गया है। अब पाषाण काल, जैसे कि मैंने बताया कि इसके पाषाण काल वो काल है जब लेखन शैली का आविष्कार नहीं हुआ था। ओके, और मतलब क्या है, लिपि थी ही नहीं। तो इसकी जानकारी हम लोगों को केवल स्टोन यानी कि पत्थर के उपकरणों से प्राप्त होती है। अध्ययन की दृष्टि से इसके तीन भाग किए जाते हैं। पूरा काल पाषाण काल है या प्राग ऐतिहासिक काल है। एक तो इसमें है पुरा पाषाण, एक इसमें है मध्य पाषाण, और एक इसमें है नव पाषाण। मतलब ये क्या है? हिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं तो सबको पता है, लेकिन फिर भी हम इनको थोड़ी सी बेसिक इनके बारे में जानकारी देखेंगे। पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण, इनमें क्या अंतर है? अंग्रेजी में इसको कहते हैं पेलियोलिथिक, जैसे कि आपके सिलेबस में लिखा है। इसको कहते हैं मेसोलिथिक, ओके, और इसको कहते हैं नियोलिथिक। पूरा पाषाण काल की अवधि मानी जाती है 5 लाख ईसा पूर्व से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक। ये एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन जैसे मैंने बताया पुरातत्व में बनाया गया है, इतिहासकारों के द्वारा निर्माण किया गया है। पूरा पाषाण काल की सबसे पहली अवधि है, यानी कि भारत में मानव की उत्पत्ति लगभग 5 लाख ईसा पूर्व में मानी जाती है। वहां से लेकर और 10,000 ईसा पूर्व तक, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता शुरू हुई 3,000 ईसा पूर्व में, उससे 7,000 साल पहले तक का काल पूरा पाषाण काल कहलाता है, यानी स्टोन एज का भी सबसे पहला भाग। अगर मैं थोड़ी सी बेसिक बात करूं, तो ये वो वाला काल है जब मानव जो है ना, ये पूर्ण रूप से आदिम अवस्था में था, पूरी तरह से जंगली था, पूरी तरह से पशु के समान था। सभ्यता उसके पास अब तक नहीं आई थी, सभ्यता उसने अब तक नहीं सीखी थी। वो मतलब क्या है, जंगल के आंतरिक भागों में रहता था। पत्थर के उपकरणों का प्रयोग वो केवल अपने आत्मरक्षा और शिकार के लिए करता था। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि पत्थर के उपकरणों का भी वह बेहतर प्रयोग नहीं जानता था। अविकसित पत्थर उसके पास होते थे, यानी किस प्रकार के पत्थर थे जिनसे वो मतलब क्या है कि हम इसको कहेंगे सुगढ़ या बारीक घिसाई या बारीक रूप से पत्थर के औजारों का निर्माण वो नहीं जानता था, या हम इसको ये कहें कि सूक्ष्म पत्थरों का निर्माण वो नहीं जानता था, सूक्ष्म उपकरण बनाना नहीं जानता था। ये पहली अवस्था थी, पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल के भी आगे तीन भाग है, हम पढ़ेंगे निम्न, मध्य और उच्च। वो इसका आगे विभाजन पढ़ेंगे हम।
पूरा पाषाण काल वह अवस्था है जब पूरी तरह से पत्थर पर निर्भर था और मतलब क्या है सुंदर या सुगढ़ उपकरण उसको बनाने नहीं आते थे। मध्य पाषाण काल की दूसरी अवधि है मेसोलिथिक एज। ये वो एज है जब मानव पाषाण उपकरणों का ही प्रयोग कर रहा है, लेकिन अब वह पाषाण उपकरणों का बेहतर प्रयोग करना सीख गया, यानी कि सूक्ष्म उपकरण या बारीक सुई के समान उपकरण बनाने में उसने मतलब क्या है सफलता प्राप्त की। ये दूसरे इस समय के जो उपकरण है मध्य पाषाण के उपकरण, वो सूक्ष्म और बारीक होते थे और उनकी घिसाई या उनको मतलब क्या है उनकी धार जो होती थी बाइफिशियल होते थे, द्विधारी या एक तरफ धार वाले उपकरण होते थे, तो उनको बारीक या सूक्ष्म बनाया गया था। अब वो पत्थर को रगड़ना, घिसना और छील कर सुंदर उपकरण बनाना सीख गया था। कैसे, हम ये पढ़ेंगे इसमें। नवपाषाण काल है नियोलिथिक एज। और नियोलिथिक एज है ना, ये हमारे जो आद्य इतिहास है उसके पास करीब करीब तक आ जाती है, यानी कि लगभग 7000 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व के बीच का काल नियोलिथिक एज कहलाता है। ये वो काल है जब मानव कुछ कुछ उपभोक्ता के साथ उत्पादक भी बन गया और सबसे मेन बात, मानव ने कृषि इसी काल में सीखी थी। नवपाषाण काल, हालांकि उसका जीवन अभी भी पत्थर पर निर्भर है, पाषाण पर, लेकिन इस काल में उसने कृषि का कार्य सीख लिया था। ओके। और कृषि कार्य जो है ये नवपाषाण काल की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। हम इसको पढ़ेंगे कि आगे ये क्या है। चलिए, पाषाण काल के 3 भाग हैं, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नवपाषाण। मैं आगे इसका एक चार्ट बना के आपको बताऊंगा तो आपको ये चीजें क्लियरली जो है स्पष्ट हो जाएंगी। चलिए, इनमें से पूरा पाषाण काल को अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से 3 कालों में विभाजित किया गया है। पूरा पाषाण काल के आगे 3 भाग है। एक तो है निम्न पूरा पाषाण काल, यानी कि लोअर पैलियोलिथिक एज। एक है मध्य पूरा पाषाण काल, यानी कि मिडिल पैलियोलिथिक एज। और एक है उच्च पूरा पाषाण काल, यानी कि अपर पैलियोलिथिक एज। हम इसको एक चार्ट के माध्यम से देख लें। देखो, प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल। चलो, ये प्री हिस्टोरिक पीरियड है पूरा। ठीक है। इसकी अवधि एग्जैक्टली जो है ये भारत में मानी जाती है 5 लाख वर्ष पूर्व से 3000 ईसा पूर्व तक, माने कि सिंधु घाटी सभ्यता तक का काल है प्री हिस्टोरिक पीरियड। अब इसके 3 भाग हैं। पहला भाग तो इसका है पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल। ठीक है। दूसरा भाग इसका है मध्य पाषाण काल, मेसोलिथिक, मध्य पाषाण। और तीसरा भाग इसका है नव पाषाण काल, नवपाषाण, नियोलिथिक एज। पूरा पाषाण जो है ना, ये सबसे आरंभिक अवस्था है, यानी कि ये वो काल है जब 5 लाख से लेकर 5 लाख वर्ष पूर्व से लेकर और लगभग 10,000 ईसा पूर्व तक का काल है, 10,000 ईसा पूर्व। ओके। और 10,000 ईसा पूर्व का मतलब ये है कि सबसे आरंभिक अवस्था है। तो इस पूरा पाषाण के 3 भाग किए जाते हैं, 3 पार्ट्स, 3 भाग किए जाते हैं। एक तो है निम्न पूरा पाषाण, यानी कि पूरा पाषाण काल की भी सबसे पहली अवधि निम्न पूरा पाषाण। इसकी अवधि लगभग 5 लाख से 5 लाख ईसा पूर्व से 1 लाख ईसा पूर्व तक मानी जाती है। हम आगे इसको पढ़ेंगे। यानी कि निम्न पूरा पाषाण वो है, निम्न पूरा पाषाण काल ये वो है जिसकी अवधि 5 लाख वर्ष पूर्व से लेकर लगभग 1 लाख वर्ष पूर्व तक है, 1 लाख साल पहले तक। ये इतिहास की सबसे पहली अवस्था है, पूरा पाषाण काल की भी सबसे पहली अवस्था है, लोअर पेलियोलिथिक एज, सबसे पुराना भाग। दूसरे नंबर पर है मध्य पाषाण, मध्य पूरा पाषाण। जो मध्य पूरा पाषाण है, पूरा पाषाण काल के बीच वाली अवधि मध्य पूरा पाषाण, इसका काल माना जाता है 1 लाख वर्ष पूर्व से लेकर 1 लाख वर्ष पूर्व से लेकर, ओके, और 30,000 ईसा पूर्व तक, 30,000 ईसा पूर्व तक लगभग। ये दूसरा काल है पूरा पाषाण का, दूसरा काल मध्य पूरा पाषाण। ओके। और तीसरा है, इसका तीसरा भाग है उच्च पुरा पाषाण, यानी कि ये सबसे बाद वाला काल है। ये वो है जो मध्य पाषाण के बिल्कुल पास में है, उच्च पुरा पाषाण। उच्च पुरा पाषाण काल का, उच्च पुरा पाषाण काल की जो अवधि है, उच्च पुरा पाषाण काल, इसकी अवधि है लगभग 30,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व का काल, 10,000 ईसा पूर्व। अब इनमें क्या अंतर है ये हम साथ साथ पढ़ेंगे।
मध्य पाषाण काल है ही, आप जानते हो, 10,000 ईसा पूर्व से लेकर 10,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व तक। और ये वाला जो नव पाषाण, ये 4,000 से नहीं है, बल्कि लगभग 7,000 ईसा पूर्व से 1,000 ईसा पूर्व के मध्य माना जाता है। अब इनके काल में कंट्रोवर्सी क्यों है, ये हम आगे पढ़ेंगे। तक हमने क्या पढ़ा कि प्रागैतिहासिक काल भारत में वो है जब पत्थर का प्रयोग करता था मानव। 3 भाग है इसके, पुरा पाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण। पुरा पाषाण के 3 भाग है, निम्न पुरा पाषाण, मध्य पुरा पाषाण, उच्च पुरा पाषाण। चलिए हम इसको देख लेते हैं थोड़ा सा। ये निम्नपुरा पाषाण काल है, जिसकी अवधि 5 लाख वर्ष पूर्व से 5 लाख वर्ष पूर्व से 1 लाख वर्ष पूर्व तक है। 1 लाख ईसा पूर्व तक। मध्यपुरा पाषाण काल वो है जिसकी अवधि 1 लाख ईसा पूर्व से 30,000 ईसा पूर्व तक है। ईसा पूर्व 30,000 तक मध्य पुरा पाषाण, ये दूसरी अवधि है उसकी। और उच्च पुरा पाषाण वो है जिसकी अवधि 30,000 ईसा पूर्व से लगभग 10,000 ईसा पूर्व तक है। आपको कई किताबों में इसमें मतलब क्या है, कंट्रोवर्सी मिल सकती है। ओके, ये वो है जो इतिहास विभाग जो है भारत सरकार का, उसके तहत माना जाता है। ठीक है, तो ये निम्न पुरा पाषाण, मध्य पुरा पाषाण और उच्च पुरा पाषाण काल है। चलिए, इनमें से पहले नंबर पर आता है निम्न पुरा पाषाण काल, यानी कि हम पाषाण काल के पहले भाग, पुरा पाषाण काल के पहले भाग, निम्न पुरा पाषाण काल को देख रहे हैं। चलिए थोड़ा सा हम इसको देख लेते हैं, फिर हमारी क्लास का टाइम 5 एक मिनट हमारे पास है। ठीक है, निम्न पुरा पाषाण काल, लोअर पैलियोलिथिक एज। देखो ये क्या है, यहाँ कुछ उपकरण दिए हैं पाषाण के, आप 1 मिनट उनको देख लीजिए, हम इस पर बात करते हैं। इस काल में मानव जीवन अस्थिर था, शिकार करके वो अपना भोजन शिकार करके और वह अपना भोजन संग्रह करता था। माने कि पाषाण काल का पहला भाग पुरा पाषाण और उसका सबसे पहला भाग निम्न पुरा पाषाण, सबसे शुरुआती अवस्था है ये, जब मानव पूरी तरह से उपभोक्ता है, कोई उत्पादन वो नहीं करता, पत्थर के उपकरणों पर निर्भर है, जंगल में जानवर के समान है, पशु के समान। तो इस काल के उपकरणों में, उस काल में जो मानव ने जो उपकरण बनाए, पाषाण उपकरण बनाए, उनमें 2 प्रकार के उपकरण मिलते हैं। एक तो हैंड एक्स उपकरण, हैंड एक्स। हैंड एक्स का मतलब होता है हैंड, HAND, हैंड। हैंड का मतलब है हाथ, और एक्स, AXE, एक्स का मतलब है कुल्हाड़ी। तो हस्त कुल्हाड़ी या हस्त कुठार, यानी कि कुल्हाड़ी जो है, हाथ में पकड़े जाने वाली कुल्हाड़ी जिस काल में उसने प्रयोग की थी। अब ये कैसे, हम इसको आगे इसको देखेंगे। हस्त कुठार, चापर चापिंग एवं पेबुल, ये इस काल के प्रमुख उपकरण थे। चापर चापिंग और पेबुल, अब ये भी हम देखेंगे कि चापर चापिंग और पेबुल क्या होते हैं। चलो, यानी कि निम्नपुरा पाषाण काल वह काल है जब मानव पूरी तरह से जंगल में रहता था, पशु के समान था, और विकास की सबसे आरंभिक अवस्था में था। वह चापर चापिंग टेबल उपकरणों का और हैंडेक्स उपकरणों का प्रयोग करता था। चलिए हम देख लेते हैं कि चापर चापिंग क्या है। भारत की निम्नपुरा पाषाण काल संस्कृति को 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। निम्नपुरा पाषाण काल के उपकरणों को 2 भागों में बांटते हैं। पहले नंबर पर है चापर चापिंग पेबुल। आज के लिए हम एक चीज देख लेते हैं। देखो, इसमें एक शब्द आया है पेबुल, पेबुल, और ये आपको हिस्ट्री के हिसाब से याद रखना है। पेबुल क्या होता है, PEBUL, पेबुल। देखो, पुरा पाषाण कालीन उपकरणों में जो न्यून पुरा पाषाण काल है, वहां सबसे पहला शब्द यही आएगा, पेबुल। चापर चापिंग बाद में आएगा और हैंडेक्स भी इसके बाद में आएगा। पेबुल, पत्थर के वे टुकड़े जिनके किनारे पानी में बहाव के कारण रगड़ खाकर चिकने व सपाट हो जाते हैं, पेबुल कहलाते हैं। आप एक टुकड़ा देखिए यहाँ पत्थर का। अब क्या देखते हैं कि नदियां जो है वो पहाड़ों से उतरती है, इस प्रकार से संरचना होती है। ऐसे इस प्रकार से संरचना होती है, ये पर्वतीय क्षेत्र है। मान लीजिए भारत में कोई हिमालय है या कहीं कोई और हो, इस प्रकार। और इन पर्वतों से छोटी छोटी धाराओं के रूप में नदियां निकलती है। हम इसको अलग कलर से देख लेते हैं। मान लीजिए ये रेड कलर वाली ये नदी है। इस प्रकार से छोटी छोटी धाराओं के रूप में नदियां निकलती हैं ऐसे से पर्वतीय क्षेत्रों में। और छोटी छोटी बहुत सारी धाराएं मिलकर नदी का रूप धारण करती है, रिवर। ओके, और जब नदी पर्वतीय क्षेत्रों से नीचे उतरती है, तो पर्वतीय क्षेत्रों से, पहाड़ों से अनेक पाषाण खंड, यानी पत्थर के टुकड़े, ओके, टूट कर नदी में, मतलब क्या, मिलते रहते हैं, नदी में गिरते रहते हैं। और जब पाषाण खंड, पत्थर के टुकड़े, स्टोन के पार्ट्स जो हैं, रॉक्स के पार्ट्स जो हैं, चट्टानों के खंड, ये टूटकर जब नदी में गिर जाते हैं, तो क्योंकि नदी ढलान वाले क्षेत्र से उतर रही है, जल का बहाव तेज है,
तो वो पत्थर के टुकड़े, पाषाण खंड, स्टोन के पार्ट्स जो हैं, या रॉक्स जो हैं, रॉक्स के टुकड़े जो हैं, वो यहाँ से नदी के जल के साथ लुढ़कते हुए और मतलब क्या बहाव के साथ आगे की ओर बढ़ते रहते हैं। जब नदी के जल के साथ पत्थर के टुकड़े, पाषाण खंड लगातार प्रवाहित होते रहते हैं, तो धरातल और नदी के जल के साथ रगड़ खाकर उनका आकार गोल हो जाता है, राउंड। और उन गोलाश्म पत्थरों को, यानी कि नदी के जल के साथ रगड़ खाकर गोल हुए पत्थरों को पेबुल कहा जाता है। पेबुल, ये वाला। आप किसी नदी के किनारे जो नदी के तटीय क्षेत्र हो, कहीं कभी गंगा जी में आप स्नान करने गए हो, या आप कोई सतलज नदी या कोई भी अन्य नदी में आप अगर कभी आपने भ्रमण किया हो, तो जहाँ नदी का जल है, नदी के जल का जो किनारा है, तटीय क्षेत्र है, वहाँ पर आपको बहुत सारे इस प्रकार के पत्थर के टुकड़े मिलेंगे। लाल, नीले, डार्क ब्लैक कलर के, या क्रीम कलर, या इसी प्रकार से कोई ग्रे सलेटी रंग में। और ये जो पाषाण खंड है, ये नदी के जल के साथ बहकर और रगड़ खाकर गोल हो जाते हैं। इन पाषाण उपकरणों को कहा जाता है, इन पाषाण खंडों को कहा जाता है पेबुल। और ये पेबुल है ना, इन्हीं के द्वारा, आरंभिक मानव के द्वारा, जो प्री हिस्टोरिक मानव था, उसके द्वारा शुरुआती उपकरण बनाए गए थे। चाहे वो चॉपर हो, चाहे वो चॉपिंग हो, चाहे वो हैंड एक्स हो। इसके आगे कहानी हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। आप सभी को उज्जवल भविष्य की मंगल कामना। जय हिंद, जय भारत।